अब तक हमने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा है और ये भी पढ़ा है कि क्रिस्टलीय जो ठोस है उसकी ज्यामिति निश्चित होती है और वो दीर्घप्रासी होते हैं। लेकिन जब ठोस का और गहराई से अध्ययन करें क्रिस्टलीय ठोस का, तो उसमें कमियां भी निकलने लगती हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसमें कुछ न कुछ अपूर्णता होती है। अपूर्णता का मतलब होता है कि उसमें कुछ स्थान खाली रह जाता है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा होने का मुख्य कारण ये होता है कि जो क्रिस्टलीकरण की क्रिया है वो मंद गति से हो रही है या तीव्र गति से हो रही है, उस बात पर निर्भर करता है। अच्छा क्रिस्टल तभी बनता है जब वो मंद गति से उसका क्रिस्टलीकरण की क्रिया हो। अगर हम क्रिस्टलीकरण की क्रिया तीव्र गति से करवाना चाहेंगे तो उस ठोस में थोड़ी सी अपूर्णता रह जाएगी। उसे हम ये भी कहेंगे कि क्रिस्टल के अंदर दोष उत्पन्न हो गया। तो अपने इस आज का टॉपिक का नाम भी ठोसों में अपूर्णताएं हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में अपूर्णता का मुख्य कारण होता है कि जो क्रिस्टलीकरण की क्रिया है वो तीव्र गति से हो रही है या मंद गति से हो रही है, इस बात पर निर्भर करता है। क्रिस्टलीकरण है वो तीव्र गति से हो रहा है या मंद गति से हो रहा है, इस बात पर निर्भर करता है। और मंद गति से होने का मतलब है कि जब भी क्रिस्टलीकरण की क्रिया होती है तो वो तब होती है जब पहले तापमान ज़्यादा होता है, उस समय वो सारा द्रव अवस्था में होता है क्रिस्टल, और उसके बाद वो धीरे धीरे जमना शुरू होता है, ताप गिरना शुरू होता है, तब उसके क्रिस्टल बनने शुरू होते हैं। तो मंद गति से मतलब है कि ताप धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से गिरे, तो वो तो मंद गति से है, उस समय अच्छे क्रिस्टल बनते हैं। और अगर हम उसको तेज़ी से ठंडा करें किसी अन्य विधि के द्वारा, किसी बर्फ़ के द्वारा, किसी और आर्टिफिशियल तरीके से जल्दी ठंडा करें, तब उसमें ये दोष उत्पन्न हो जाएंगे, अपूर्णता आ जाएगी। तो ये दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं? मुख्य रूप से क्रिस्टल के अंदर दो प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है बिंदु दोष और एक होता है रेखीय दोष। तो क्रिस्टल इसके बारे में दो लाइन लिख देता हूँ। क्रिस्टलीकरण की क्रिया होती है, ये दोष उत्पन्न होते हैं। और क्रिस्टलीकरण की क्रिया तीव्र गति या मंद गति, इसके कारण उत्पन्न होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष और रेखीय दोष, इसमें क्या हो गया कि क्रिस्टल के अंदर एक बिंदु है या परमाणु है या उसका अवयवी कण है, उसके चारों ओर की जो आदर्श व्यवस्था होती है, आदर्श व्यवस्था का मतलब होता है कि क्रिस्टल की जो ज्यामिति होती है उसके आसपास जो अवयवी कण होने चाहिए उसमें विचलन आ जाता है या कोई प्रकार से अनियमितता आ जाती है, तब उसको बिंदु दोष कहेंगे। और अगर एक बिंदु न होकर पंक्ति में अनेक बिंदु हैं, तब उस पंक्ति के आसपास अनियमितता आ जाती है। पंक्ति के जो जालक बिंदु हैं उसके आसपास अनियमितता आ जाती है, व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, तब जो दोष उत्पन्न होता है उसको रेखीय दोष कहते हैं। तो दोनों की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आधे नंबर की ज़्यादातर पूछी जाती है अपनी बोर्ड परीक्षा में। तो सबसे पहले बिंदु दोष। तो बिंदु दोष होता है कि क्रिस्टल जो है उसके अंदर एक बिंदु या परमाणु या अवयवी कण जो भी हम माने, उसके चारों ओर की जो आदर्श व्यवस्था है उसमें विचलन या अनियमितता आना। क्रिस्टल के
यहाँ पर हम बिंदु ही काम में ले रहे हैं, और बिंदु का मतलब अविवीकरण होता है क्रिस्टल के एक बिंदु, यानी अविवीकरण के चारों ओर, क्योंकि इसके चारों तरफ और अन्य विकर्ण होते हैं, तो जो उसकी आदर्श व्यवस्था होती है चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में विचलन या अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। ये तो हो गया बिंदु दोष। अब रेखीय दोष क्या होगा? रेखीय दोष होता है कि जालक बिंदुओं की वो पूर्ण पंक्ति होती है उसकी आदर्श व्यवस्था में विचलन आ जाए। अब इसमें लगभग सारी लाइनें ये रहेगी, केवल यहाँ पर एक बिंदु या अविवीकरण है, इसके स्थान पर हम जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति लिखेंगे। ये एक बिंदु के स्थान पर हम ये पूरा लिखेंगे जालक बिंदुओं की जो पूर्ण पंक्ति है इसकी आदर्श व्यवस्था में विचलन आ जाए। विचलन या अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से ये दो कारण होते हैं मुख्य रूप से। अब इन दोनों को क्रिस्टल दोष भी कहेंगे। तो क्रिस्टल दोष के अंदर ये दोनों कारक आ जाते हैं। अब अगर मैं ये क्रिस्टल दोष लिखूं तो क्रिस्टल दोष के अंदर ये बिंदु दोष और रेखीय दोष दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हमारी परिभाषा एक आधे नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं, कि क्रिस्टल के अंदर बिंदु दोष हो या रेखीय दोष हो, वो जब उत्पन्न हो जाता है उसमें कणु अविवीकरण है, उसके चारों तरफ के जो आदर्श व्यवस्था है उसमें जो विचलन हो जाता है उसको क्रिस्टल दोष कहेंगे। दोनों दोषों को क्रिस्टल दोष कहेंगे। तो इस दोष के कारण, दोष का कारण क्या होता है? क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था में विचलन। ये इसका कारण होता है। तो अपने सिलेबस में केवल बिंदु दोष है, तो हम अपना जो ध्यान है वो केवल बिंदु दोष पर ही रखेंगे। तो बिंदु दोष का अगर डिटेल देखें तो उसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्टोकियोमेट्रिक दोष, एक होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा होता है अशुद्धता दोष। तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो बिंदु दोष के 3 प्रकार होते हैं। स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है रासायनिक संघटन।
केमिकल कंपोजिशन, कि एक तो ऐसा दोष जिसके कारण रासायनिक संगठन परिवर्तित न हो लेकिन दोष उत्पन्न हो जाए, एक ऐसा दोष जिसके कारण रासायनिक संगठन भी परिवर्तित हो जाए, दोष तो उत्पन्न हो ही। तो जब रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता है तो उसको तो कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक, जैसा है वैसे अनुपात रहता है परमाणुओं का। और जब परमाणुओं का अनुपात बदल जाए तो उसे कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक, इसमें रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, वो नहीं रहता। और तीसरा एक अशुद्धता अलग प्रकार का है। अब हम शुरुआत करेंगे स्टोकियोमेट्रिक दोष से। तो स्टोकियोमेट्रिक दोष से जो क्रिस्टल है उसका रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता। दोष उत्पन्न हो जाता है लेकिन रासायनिक संगठन है वो परिवर्तित नहीं होता। जो सूत्र है उसके अंदर परमाणुओं का जो अनुपात होना चाहिए वो ही रहता है। इससे हम स्टोकियोमेट्रिक को अंतर्दोष भी कहते हैं, इसे ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। तो स्टोकियोमेट्री है, इसका नाम मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, अंतर्दोष या ऊष्मागतिकी दोष। तो ये एक ही बात है सारी। मुख्य नाम स्टोकियोमेट्री दोष, इसका नाम अंतर्दोष भी है और ऊष्मागतिकी दोष भी है। तो यह भी पूछा जा सकता है, स्टोकियोमेट्री ने पूछ के ऊष्मागतिकी पूछ ले, अंतर्दोष पूछ ले, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो अलग से जो नाम होते हैं इनका, इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके कुल 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार में एक होता है रिक्तिका दोष, एक होता है अंतराकाशी दोष, एक होता है शॉटकी दोष और एक होता है फ्रैंकल दोष। इनमें से जो पहले दोष है वो होते हैं अनायनिक यौगिक में, और जो फ्रैंकल और शॉटकी होते हैं वो होते हैं आयनिक में। तो हम बारी बारी से चारों को पढ़ेंगे। रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा फ्रैंकल दोष और चौथा शॉटकी दोष। ये 4 प्रकार के होते हैं स्टोकियोमेट्रिक में, और इनमें से ये 2 अनायनिक यौगिक में होते हैं। ये 2 आयनिक में मिलेंगे। तो ये स्टोकियोमेट्रिक अब बारी बारी से लेंगे। तो रिक्तिका, अंतराकाशी, फ्रैंकल और शॉटकी, इनको हम क्रम वाइज देखेंगे और अंतर भी देखते जाएंगे और इनकी विशेषता भी देखेंगे। तो सबसे पहला है अब रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष में क्या होगा कि रिक्तिका साफ दिख रहा है, वैकेंसी, रिक्त खाली स्थान, कि जो क्रिस्टल होता है उसमें कुछ जालक है वो जालक स्थल है वो खाली हो जाते हैं, या ये कहें कि जालक के अंदर थोड़ा सा स्थान खाली हो जाता है, तब ये दोष उत्पन्न होता है। तो क्रिस्टल में कुछ जालक स्थल रिक्त होते हैं। और ये रिक्त कैसे होते हैं? या तो ये बनते समय होता है, जब क्रिस्टल बनता है उस समय होता है, या फिर कई बार क्रिस्टल को गर्म करने पर भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि गर्म करेंगे तो उसके जो जालक है उसमें से उसके अवयवीकरण बाहर निकल जाते हैं।
तो ये पदार्थ को गर्म करने पर भी ये दोष उत्पन्न होता है, या क्रिस्टल को। गर्म करने पर ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब अगर गर्म करते हैं और उसमें से कण बाहर निकल गए तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा? तो निश्चित है उसके कण बाहर निकल गए तो द्रव्यमान तो घटेगा, और जब द्रव्यमान घटेगा तो उसके घनत्व पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? घनत्व का सूत्र हमारे पास क्या होता है? D = m/v, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान में कमी आ गई, द्रव्यमान में कमी आ गई तो घनत्व में भी कमी आएगी। तो जब यहाँ पर ये क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो यह दोष उत्पन्न होगा। दोष उत्पन्न होने का मतलब है कि उसमें कुछ जालक स्थल रिक्त होंगे, और रिक्त होने का मतलब है कुछ अभी भी कण बाहर निकल गए, और बाहर निकलने का मतलब है कि वो द्रव्यमान उसका कम हो गया, और द्रव्यमान कम हो गया तो घनत्व भी कम हो गया। तो इन पदार्थों को गर्म करेंगे तो इनका घनत्व कम होता है, दोष उत्पन्न होता है, तथा घनत्व घटता है गर्म करने पर। इसका चित्र बनाए तो ये इस प्रकार का हो गया। यहाँ पर यह स्थान खाली है, ये रिक्ति का दोष है। अब दूसरा है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी कब होगा? यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं होगा, इससे उल्टा है, यहाँ पर एक अवयवी कण फालतू होगा। तो इसमें जो अवयवी कण हैं, जो भी अणु, परमाणु या आयन जो भी हैं, वो अंतराकाशी स्थल पर होते हैं। क्रिस्टल में अतिरिक्त अवयवी कण अंतराकाशी स्तर पर होते हैं। तो इस दोष का अगर हम चित्र बनाए तो यह वास्तविक क्रिस्टल है। इस वास्तविक क्रिस्टल में ये अगर बाहर निकल गया तो ये बन गया, और अगर इसके अंदर एक अवयवी कण एक्स्ट्रा आ गया, अंतराकाश में आ गया, कम से कम एक है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो जितना ज़्यादा होगा ये दोष उतने बढ़ता जाएगा। तो ये अंतराकाशी दोष है, ये रिक्ति का दोष था। अब यहाँ पर घनत्व तो क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ गया, अब की बार ये एक फालतू आ गया, फालतू आ गया, द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ गया तो घनत्व बढ़ गया। तो इस क्रिस्टल दोष के कारण क्या होगा? जब ये दोष किसी क्रिस्टल के अंदर उत्पन्न होगा तो उस क्रिस्टल का घनत्व बढ़ेगा। इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है। अंतर आ गया समझ में? और शुद्ध क्रिस्टल क्या कौन सा था? शुद्ध क्रिस्टल मान लिया ये है, यह शुद्ध क्रिस्टल की व्यवस्था थी। ये जब इसके अंदर रिक्तिका उत्पन्न हो गई और ये जब इसमें अंतराकाशी में आ गया तो स्पष्ट है कि इसका जितना भी द्रव्यमान है इसकी तुलना में इसका कम होगा तो घनत्व कम होगा, इसकी तुलना में इसका ज़्यादा होगा तो घनत्व ज़्यादा होगा। तो ये तो दो हो गए। अब और ये दोनों
अनायनिक ठोस में पाए जाते हैं। ये दोनों अनायनिक नॉन आयोनिक ठोसों में होते हैं। कौन? ये दोष। अब तीसरा पढ़ते, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल और शोटकी ये दोनों आयनिक में, और आयनिक दो ठोस और अनायनिक ठोस में मुख्य अंतर क्या होता है कि आयनिक ठोस होगा उसमें आयन भाग लेंगे, अनायनिक ठोस होगा उसमें परमाणु या अणु भाग लेंगे, और आयन जब भाग लेंगे तो उस पर धनावेश और ऋणावेश होगा। तो हमने यहाँ पर धनावेश ऋणावेश नहीं दिखाया क्योंकि ये अनायनिक था। और अब की बार आयनिक दिखाएंगे तो अब की बार ये जो हम अवयवी कण दिखाएंगे उनके ऊपर प्लस आवेश और माइनस आवेश दिखाएंगे ताकि वो आयन के रूप में हमें स्पष्ट दिख जाए। तो अब तीसरा है फ्रैंकल दोष। इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। इसको विस्थापन दोष भी कहेंगे। ये आयनिक यौगिक प्रदर्शित करेगा, और आयनिक यौगिक में जो धनायन है वो छोटा होता है, ऋणायन थोड़ा बड़ा होता है, दोनों समान भी हो सकते हैं। लेकिन ये दोष जब उत्पन्न होगा जब धनायन छोटा हो और ऋणायन बड़ा हो, तब उसमें ये हमें स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये क्या होगा कि छोटा आयन, और छोटा आयन ज़्यादातर धनायन होगा, छोटा आयन है वो धनायन होता है। ये अपना स्थान छोड़ के और अंतराकाश में चला जाएगा। छोटा आयन या धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल के अंतराकाश में चला जाता है। अब इसका चित्र बनाएं, और उसके बाद में फिर हम थोड़ी सी एक चीज़ और देखेंगे जो चित्र के द्वारा सही समझ में आएगी। मान लिया हमारे पास अब ये क्रिस्टल है, और अब की बार हम इसको आयन के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ये है, तो इसमें धनायन है 1 2 3 और 2 5 3 8 और 2 10, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन 10 है, और नेगेटिव 2 3 5 2 7 और 3 10 है। ये मान लिया एकदम शुद्ध क्रिस्टल है, सभी अवयवी कण अपने स्थान पर है, इसमें कोई दोष नहीं है। अब ये दोष उत्पन्न होता है फ्रैंकल दोष, और फ्रैंकल दोष क्या होता है कि छोटा धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल के अंतराकाश में चला जाता है। मान लिया यहाँ से यह धनायन है, इसने अपना स्थान छोड़ दिया और इसी क्रिस्टल के अंदर रहा, लेकिन दूसरे स्थान पर चला गया। मान लिया यहाँ आ गया, तो अब 10 के 10 रहे, ये तो थे पहले, और ये बाद में भी ये 10 है, ये 10 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में कोई फर्क नहीं आया। 10:10, पहले बाद में भी 10:10, तो रासायनिक संगठन में कोई चेंज नहीं आया, इस कारण ये भी स्टोकियोमेट्री है। अब इसमें ये दोनों दोष उत्पन्न हो गए, इसके अंदर आ गए। रिक्ति का दोष क्या था कि कोई अवयवी कण अपने स्थान पर नहीं हो, तो यहाँ नहीं है, यहाँ रिक्ति का दोष हो गया। अंतराकाशी कब था कि जब एक अवयवी कण एक्स्ट्रा हो, फालतू हो, तो ये रहा। तो इसका जो पहला ये वास्तविक स्थान है, यहाँ वास्तविक स्थान पर तो यहाँ रिक्ति का दोष उत्पन्न हो गया, और जो ये बाद का स्थान है, नया स्थान है, यहाँ पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो गया।
तो इस दोष में क्या हो जाएगा, वास्तविक स्थान पर तो रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है या रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है, और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। एक हिसाब से ये दोनों इसके अंदर आ गए, लेकिन थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है कि इसमें ये अनैनिक थे, ये आयनिक है। तो यहाँ पर घनत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व में कमी या वृद्धि होगी क्या? इसमें कोई वृद्धि या कमी नहीं होगी, क्योंकि जैसा क्रिस्टल पहले शुद्ध अवस्था में था, जितने अवयवीकरण इसके अंदर थे उतने के उतने अंदर है, न तो इसके अंदर कोई नया आया है और न इससे कोई बाहर गया है। तो इस दोष के कारण इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये दोष उत्पन्न कब होता है? ये दोष उत्पन्न तभी होता है जब धन आयन और ऋण आयन के आकार में अंतर ज्यादा हो। इधर लिख रहा हूं मैं, ये है दोष तभी उत्पन्न होता है जब धनायन व ऋण आयन के आकार में एग्जाम्पल इसके उदाहरण, इसके उदाहरण होते हैं सिल्वर के तीनों हैलाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और जिंक सल्फाइड। ये इसके उदाहरण होते हैं। इनमें धनायन का आकार छोटा है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, तब ये दोष उत्पन्न होता है। अब रही बात चौथे दोष की, शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में एक कण, एक आयन बाहर निकलता है, लेकिन जब एक आयन बाहर निकलेगा तो क्रिस्टल के ऊपर कोई ना कोई आवेश आ जाएगा, और क्रिस्टल होता है हमेशा उदासीन, तो इसके कारण एक आयन के साथ साथ दूसरा विपरीत आयन है वो भी बाहर निकलेगा और उदासीन हो जाएगा क्रिस्टल। तो शॉटकी दोष है, इसमें एक या ज़्यादा धन आयन और ऋण आयन का जोड़ा एक साथ बाहर निकलते हैं या खाली होता है, तो जो इसका मतलब खाली है तो दिखता है, तो ये एक प्रकार से रिक्ति का दोष है। तो यह आयनिक ठोसों का रिक्ति का दोष है, ये भी कह सकते हैं। रिक्तिका का मतलब वैकेंसी और खाली स्थान होना। तो इसमें जो आयनिक क्रिस्टल होगा उसमें से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से लुप्त हो जाएंगे। कितने होंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक तो जरूर होगा। यह समान संख्या जरूरी होगी, समान संख्या में धनायन व ऋणायन दोनों एक साथ
अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तब ये उत्पन्न होगा। अब ये उत्पन्न कब होगा? यहाँ पर क्या विशेषता होगी धनायन और ऋणायन के आकार की? इसमें तो था कि इनमें आकार में अधिक अंतर हो। अब की बार होगा कि धनायन और ऋणायन का आकार में अधिक अंतर नहीं हो या लगभग समान हो। धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, तब यह दोष उत्पन्न होता है। इसका चित्र बनाएं। ये मान लिया हमारे पास कोई आयने का क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में अब की बार आकार लगभग समान बना रहा हूं मैं। यह आयनिक क्रिस्टल है। आकार अब की बार समान लगा बनाया है। पिछली बार जो हमने उदाहरण दिया था उसमें आकार हमने छोटा बड़ा किया था। इसमें कहा है कि धनायन व ऋणायन एक साथ, तो एक धनायन मान लिया ये हट गया, तो एक ऋणायन ये हट गया। अब ये दोष उत्पन्न हो गया, खाली स्थान हो गया। इसके कारण ये रिक्ति का दोष भी हो गया, इसके अंदर रिक्ति का उत्पन्न हो गई। कम से कम एक तो हो गई, और भी दिखा सकते हैं। इस प्लस को हटा सकते हैं, इस माइनस को हटा सकते हैं, कोई भी एक धनायन और एक ऋणायन एक साथ, तब ये दोष उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण क्या होगा? पिछले का उदाहरण था हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और जिंक सल्फाइड। अब की बार हैलाइड तो लेंगे, लेकिन अकेला क्लोराइड लेंगे। इसमें हमने धातु समान रखा था, अधातु बदल दिया था। अब की बार अधातु समान रखेंगे, धातु बदल देंगे। 4 धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरीके से। तो जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, तो ये हैलाइड तो अब की बार समान रख लिया, लेकिन ये धातु बदल दिया। और एक इसकी विशेषता होती है कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये इसमें भी होता है। ये यहाँ पर एक अलग प्रश्न आ जाता है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा क्रिस्टल है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों त्रुटियों दर्शाता है, दोनों दोषों को दर्शाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड है शॉर्टकी व फ्रैंकल दोनों दोष दर्शाता है। ये तो हो गया हमारा स्टोकियोमेट्रिक। अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक। अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक में ऐसा दोष उत्पन्न होगा जिसके कारण रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाएगा अब की बार। तो ये किस प्रकार से होगा, कितने प्रकार का होगा? ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होगा। एक तो ऐसा होगा कि जिसमें धातु ज़्यादा हो, एक ऐसा होगा जिसमें धातु कम हो। तो अब है दूसरा प्रकार, तो जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष है यह 2 प्रकार का होगा, और इस दोष के कारण जो क्रिस्टल यौगिक है उसका रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, उसको स्टोकियोमेट्री चेंज हो जाती है। इस दोष के कारण क्रिस्टल की
स्टोकियोमेट्री, और स्टोकियोमेट्री को हमने कहा था रासायनिक संगठन। बदल जाती है। इसके दो प्रकार है। पहला होता है इसका धातु अधिक्य दोष, और एक होता है धातु न्यूनता दोष। दोनों धातु के आधार पर होंगे। धातु अधिक्य और दूसरा होता है धातु न्यूनता। अब इसमें क्या होगा, धातु अधिक्य, कोई भी क्रिस्टल है आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक में तो ज़्यादातर हमारे पास एक धनायन और एक ऋणायन होता है, और धनायन होता है वो धातु होता है, ऋणायन होता है वो अधातु होता है। तो धातु की मात्रा ज़्यादा कैसे हो जाए? तो धातु की मात्रा ज़्यादा होने के भी दो प्रकार है। धातु दो प्रकार से ज़्यादा हो सकती है। कैसे कैसे? कि या तो धातु के अंदर जो ऋणायन है उसकी कमी हो जाए, तो धनायन बढ़ गया, धनायन बढ़ गया तो धातु अधिक्य हो गया। या फिर जो अंतराकाश है उसके अंदर एक धातु आयन फालतू आ जाए। तो इसके दो प्रकार होंगे, दो तरीके से इसका धातु अधिक्य हो सकता है। तो पहला है धातु अधिक्य दोष। यह दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। दो प्रकार कौन से हो सकते हैं कि इसको मैं अब आगे ए भी कहूँ। इसके भी अब दो प्रकार हैं धातु अधिक्य के। नॉन स्टोकियोमेट्रिक के दो प्रकार आए थे, धातु अधिक्य और धातु न्यूनता। धातु अधिक्य के फिर दो प्रकार हैं। अब दो प्रकार में यह है कि धातु अधिक्य किस तरीके से हो कि या तो ऋणायनिक रिक्तिका है उसके कारण धातु अधिक्य बन जाए, या जो धनायन है अतिरिक्त वो अंतराकाशीय स्तर पर आ जाए। तो पहली है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। चलो मैं दूसरा साथ में लिख देता हूँ एक बार, ताकि अंतर महसूस हो जाए हमें कहाँ क्या अंतर है। तो इसमें तो ऋणायनिक रिक्तिका यानी ऋणायन कम हो गया। अब की बात है कि धातु आयन है वो अंतराकाशीय स्थल पर आ जाए। अतिरिक्त धातु आयन है वो अंतराकाशीय स्थल पर आ जाए या अंतराकाश में आ जाए। अब हम इनको बारी बारी से उदाहरण लेते हैं। तो अब पहला ये, इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लिया ये हमारे पास एक बड़ा पात्र है, इसके अंदर सोडियम वाष्प भरी हुई है। यहाँ पर सोडियम वाष्प है, इसमें सोडियम क्लोराइड ले लिया। ये सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वाष्प में ले लिया। सोडियम की वाष्प है, इसका मतलब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, ताप अधिक है। और जब सोडियम की वाष्प लेंगे तो सोडियम तो इसका आयनन विभव बहुत कम होता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये धनायन बन जाता है तुरंत। तो इसका मतलब हो गया कि इस क्रिस्टल के आसपास सोडियम आयन आ गया एक। मान लिया यहाँ पर ये एक सोडियम आयन आ गया। अब ये सोडियम आयन आ गया और इसने क्लोराइड आयन को अपनी तरफ खींच लिया। ये क्लोराइड आयन यहाँ से बाहर निकल गया, इस सोडियम आयन ने खींच लिया। तो यहाँ पर तो खाली जगह हो गई, रिक्तिका हो गई। किसके कारण? ऋणायन के कारण हो गई। तो ऋणायनिक रिक्तिका हो गई। मान लिया ये यहाँ बाहर आ गई
और यहाँ पर और प्लस ये Cl मिलकर ये NaCl बना दिया यहाँ बाहर। अब ये स्थान खाली हो गया। अब खाली हो गया तो यहाँ पर सोडियम आयन पहले कितने थे, क्लोराइड आयन पहले कितने थे? पहले मान लिया 2 2 4, 4 सोडियम आयन थे और 4 क्लोराइड आयन थे, 4:4 थे पहले, तो दोनों का 1:1 था पहले। तो अब ये सोडियम वाष्प के संपर्क में आ गया तो इसमें से एक क्लोराइड आयन बाहर निकल गया। तो अब सोडियम आयन तो 4 ही है बाद में, अब ये तो 4 ही है लेकिन क्लोराइड आयन 3 रह गए, एक क्लोराइड आयन बाहर आ गया, रासायनिक संगठन परिवर्तित हो गया। अब ये 1:1 नहीं रहा, केमिकल कंपोजिशन यह परिवर्तित हो गया, बदल गया, इस कारण इसको नॉन स्टोकियोमेट्री कहते हैं। तो अब इस तरीके से देखें तो ये तो था आयनों का अनुपात। अब आवेश का अनुपात देखें, पहले आवेश, अब अंतर देखना, यहाँ पर मैंने आयनों के नाम लिखे हैं, अब मैं केवल प्लस माइनस लिख रहा हूँ और प्लस माइनस का मतलब है केवल आवेश। तो पहले आवेश 4 थे, माइनस के भी 4 थे, प्लस के भी 4 थे, ठीक है। अब ये एक क्लोराइड आयन बाहर निकल गया, बाहर निकल गया तो ये तो 4 हो गए और ये 3 रह गए। तो इसका मतलब कि ये क्रिस्टल तो धनावेशित हो गया लेकिन क्रिस्टल हमेशा उदासीन होगा। तो इसका आवेश पूरा कैसे होगा? तो इसका आवेश होगा ये इलेक्ट्रॉन भाव, या ये कहें भी कि ये क्लोराइड आयन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देगा, तो यहाँ इसके स्थान पर ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, क्लोराइड आयन के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसके कारण यहाँ पर भी आवेश 4 का 4 ही रहेगा, क्रिस्टल उदासीन रहेगा। तो इसकी क्या विशेषता हो जाएगी? यह जब ऋणायनिक यह रिक्तिका उत्पन्न होगी तो इसमें जो एक ऋण आयन तो निकलेगा लेकिन उस ऋण आयन के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके कारण पूरा क्रिस्टल है वो उदासीन होगा। तो ये हो गया। ये कैसे बना है? मैं 2 लाइन लिख देता हूँ कि सोडियम वाष्प के संपर्क में सोडियम क्लोराइड रखें, सोडियम क्लोराइड के वाष्प में सोडियम क्लोराइड रखें तो सोडियम क्लोराइड से क्लोराइड आयन बाहर निकल जाते हैं, तो NaCl से क्लोराइड आयन बाहर आ जाता है तथा क्लोराइड का स्थान एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अध्यासित कर लिया जाता है, यानी उसको भर दिया जाता है। इस कारण इस प्रकार क्रिस्टल उदासीन रहता है। तो ये दोष उत्पन्न हुआ है वो रिक्तिका के कारण हुआ है। अब यहाँ पर छोटे छोटी बात और है, ये जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ गया, इस स्थान को कहते हैं F केंद्र। F केंद्र तो एक नया नाम आ गया, फेरवे जेनेट इसको कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो ऋणायनिक रिक्तिका है, ऋणायनिक रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन जब भरा जाता है तब F केंद्र उत्पन्न हो जाता है। तो F केंद्र कब उत्पन्न हुआ? जो ये ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न हुई थी, ऋणायनिक रिक्तिका में कब उत्पन्न हुई थी? उसमें से क्लोराइड आयन बाहर निकल गया था और उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन है, उसने स्थान ग्रहण कर लिया था।
तो एफ केंद्र उत्पन्न होता है। और इस एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल के अंदर रंग आ जाता है। सोडियम क्लोराइड का पीलापन होता है, लिथियम क्लोराइड का गुलाबीपन होता है, पोटेशियम क्लोराइड में बैंगनी होता है। तो ये इस एफ केंद्र के इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। तो एफ केंद्र के कारण रंग उत्पन्न होता है। और ये रंग क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि जब इसके ऊपर प्रकाश गिरता है तो प्रकाश में ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेता है, और जब वो अपने वापस पुरानी स्थिति में आ जाता है तो उसको उत्सर्जित करता है। तो जिस तरंग दैर्ध्य का इसने, जिस वेवलेंथ का इसने प्रकाश अवशोषित किया है, उसी के अनुसार ये रंग प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है, और इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, लैम्डा कितनी होगी, उसके अनुसार रंग प्रदर्शित करता है। ये आ गया। तो अब इसके कारण रंग कैसा कैसा उत्पन्न होता है? तो इसके कारण सोडियम क्लोराइड है उसमें पीलापन आता है, लिथियम क्लोराइड है इसमें गुलाबीपन आता है, और पोटेशियम क्लोराइड में बैंगनी रंग आता है। ये सारे एफ केंद्र के कारण आते हैं। तो ये भी छोटे छोटे प्रश्न हैं। धातु अधिक्य हो गया किसके कारण? ऋण आयनिक रिक्तता के कारण। अब दूसरा लेते हैं, अतिरिक्त धातु आयन जब अंतराकाश में आ जाता है तो क्या होगा? अब हम भी लेते हैं, अतिरिक्त धातु आयन अंतराकाश में आ जाए। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन जब उसको अगर गर्म कर दें तो उसमें भी पीलापन आ जाता है। उसका कारण क्या होता है? मान लिया इस तरीके से जिंक ऑक्साइड है, जिंक आयन और ऑक्साइड आयन होते हैं। तो ये जिंक ऑक्साइड है। इस अगर ये शुद्ध अवस्था में है तो सफ़ेद है। अगर इसको गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, और जब ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो अकेला जिंक रह गया। और गर्म कर रहे हैं तो उसी ताप पर जिंक का आयनन विभव कम होता है, तो इसके कारण इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन साथ में निकल जाते हैं और ये आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर इसको गर्म करेंगे तो जिंक और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। ऑक्सीजन का यहाँ पर एक परमाणु है, हमने ये एक कर दिया। अब इसमें जो जिंक है इसको हम गर्म कर रहे हैं तो इसी ताप पर जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके मुक्त हो गए। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए तो इसके ऊपर +2 आवेश आ गया, तो ये स्थिति उत्पन्न होगी। अब इसको हमने गर्म किया था तो इसमें से ये ऑक्सीजन आयन बाहर निकल गया। जिंक आयन है वो अंतराकाश में आ गया, जिंक आयन है ये जिंक आयन वापस अंतराकाश में आ गया। अब यहाँ पर इस तरीके से देखें तो ये तो क्रिस्टल धनावेशित हो गया, लेकिन उदासीन होना चाहिए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थान पा जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। इस प्रकार से क्रिस्टल उदासीन हो जाएगा और इसके कारण ये रंग पीलापन भी प्रदर्शित करेगा।
तो यहाँ पर अब जिंक ऑक्साइड है, इसमें जिंक का ये अनुपात बदल गया, ऑक्सीजन का अनुपात बदल गया, जिंक एक ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन से। पहले तो क्या था, पहले दोनों एक एक थे, पहले दोनों एक एक थे, उसके बाद एक में से ये ऑक्सीजन बाहर निकल गई और जिंक आयन इसके अंदर आ गया। तो इसका मतलब अब जिंक की मात्रा बढ़ गई। तो अब कितना हो गया कि अब ये तो एक का एक ही है, लेकिन यहाँ जिंक की मात्रा बढ़ गई। कितनी बढ़ गई वो निर्भर करेगा कि इसमें से कितने जिंक ऑक्साइड का अपघटन हुआ है। तो एक तो पहले से था ही, एक तो था ही, और ऑक्सीजन को हम एक मानेंगे, अब जितनी कमी हुई उसको हम एक मानेंगे, तो उसकी तुलना में जिंक की मात्रा बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर इसको 1 + x करें, तो ये अनुपात हो जाएगा। तो ये केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन बदल गया, स्टोकियोमेट्री चेंज हो गई। इस कारण ये भी स्टोकियोमेट्रिक जो दोष है वो कहलाता है। ये दोनों हो गए धातु अधिक्य के। अब देते हैं धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष में यहाँ पर केवल ये नंबर लिख रहा हूँ बस, धातु न्यूनता दोष। तो कई यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी स्टोकियोमेट्री बनती नहीं है, जब बनाते हैं उस समय भी नहीं बनती उसकी, यानी उसका जो अनुपात होना चाहिए धनायन और ऋणायन का वो होता ही नहीं है, एकदम शुद्ध हम बनाना चाहें तो भी नहीं होता है। तो उसका जो संगठन जिसमें बनाना कठिन होता है उनमें धातु की मात्रा कम होती है। इसका उदाहरण होता है फेरस ऑक्साइड का। तो कुछ जो कुछ क्रिस्टल है उनके अंदर जो स्टोकियोमेट्री संगठन है या जो रासायनिक संगठन है वो व्यवस्था है वो नहीं बन पाती। कुछ क्रिस्टलों में संगठन बनाना कठिन होता है। वो ज़्यादातर धातु न्यूनता वाले होते हैं। तो इसका उदाहरण हमारे पास होता है फेरस ऑक्साइड का। फेरस ऑक्साइड का दिख रहा भी कि इसका 1:1 होना चाहिए, लेकिन फेरस ऑक्साइड की जब संरचना ज्ञात करते हैं तो यहाँ जो फेरस है Fe, इसकी मात्रा 1 नहीं होती, 1 से कम होती है। इसकी औसत रूप में इसका तो 1 होता है, लेकिन इसका 1 न होकर 1 से कम होता है, 0.95। ये औसत रूप है। तो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तो इसकी जो परास होती है वो परास होती है FeO 0.93O से और Fe 0.97O, इस परास का बनता है। FeO नहीं बनता, तो इसमें बनते समय ही Fe की मात्रा कम होती है। अब Fe की मात्रा कम हो गई तो क्रिस्टल आवेश आएगा। Fe है धनायन, धनायन की मात्रा कम होगी तो क्रिस्टल तो ऋणावेशित होना चाहिए। मान लिया ये है Fe+, इसका सूत्र ये होता है फेरस ऑक्साइड Fe+2 और O-2 होता है। मान लिया ये शुद्ध होता तो ये स्थिति होती 6 Fe का भी 6, Fe+2 और इसके भी 6। इसकी जो स्टोकियोमेट्री है वो पूरी सही होती, लेकिन इसके अंदर ये दोष उत्पन्न है। ये दोष होने का मतलब इसमें से Fe+2 अपने स्थान पर नहीं है। मान लिया ये Fe+2 अपने स्थान पर नहीं है तो दोष उत्पन्न हो गया, दोष उत्पन्न हो गया और इसमें ऋणायन की मात्रा बढ़ गई, लेकिन क्रिस्टल उदासीन होता है।
तो क्रिस्टल उदासीन कैसे रहेगा? इसमें ये जो स्थान खाली हुआ है, यहाँ से जो 2 प्लस आवेश हटे हैं, उसकी पूर्ति करने के लिए जो नज़दीक के जो Fe+2 आयन हैं वो Fe+3 में परिवर्तित हो जाते हैं। फेरस आयन फेरिक आयन में परिवर्तित हो जाता है और तब जाकर वो आवेश पूरी कर देगा। मान लिया इसके कारण एक तो ये Fe+3 ये हो गया और एक मान लिया ये हो गया। अब आवेश देखो और Fe+2 का इनका अनुपात देखो क्या था। अब यहाँ पर अनुपात है 1 2 3 4 5 अनुपात 6। इसको 1 कहेंगे तो ये 1 से कम आएगा। और आवेश कितना हो जाएगा? आवेश पहले था 2 4 6 8 10 12 प्लस का थे और माइनस के भी 12 थे। और अब 2 और 3 हो गए, यहाँ पर 5 2 7 और 2 9 और ये भी 3 हो गए 12। अब आवेश बराबर है, इसके कारण ये उदासीन हो गया। तो ये जो स्थिति उत्पन्न होती है ये ज़्यादातर संगठनों में बनाते समय होती है और इसके कारण जो धातु है उसकी न्यूनता रहती है। तो ये अपना दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरे की बारी है अशुद्धता दोष की। नाम से ही पता चल रहा है कि अब की बार क्रिस्टल के अंदर कोई न कोई अशुद्धता आ जाए या हम मिला दे तब भी उसमें डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर भी उदाहरण सोडियम क्लोराइड का ही लें कि सोडियम क्लोराइड के साथ अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड को गर्म करें तब ये दोष उत्पन्न होगा। तो इसकी कुछ मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, गलाना पड़ेगा इसको। तब उसके अंदर अशुद्धता दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसको केवल एक बार मैं आयन के रूप में दिखा रहा हूँ कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड, इस तरीके से। ये इसके साथ हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड को गर्म कर दिया तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड का भी गलनांक ज़्यादा हो जाता है और इस गलनांक पर इसमें से सोडियम क्लोराइड के अणु बाहर निकल जाते हैं, उसके स्थान पर स्ट्रोंशियम क्लोराइड के आ जाते हैं। लेकिन अंतर क्या है? इसमें तो ये 1:1 है और स्ट्रोंशियम क्लोराइड में 1:2 है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि इसके 2 अणु बाहर निकलते हैं। इसका मान लिया एक सोडियम ये हट गया, एक क्लोराइड ये हट गया, ठीक है। एक सोडियम ये हट गया और एक क्लोराइड ये हट गया। मान लिया इसके 2 अणु है वो बाहर निकल गए सोडियम क्लोराइड के और इसके स्थान पर स्ट्रोंशियम क्लोराइड आ गया। यहाँ पर तो एक सोडियम के साथ एक क्लोराइड है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रोंशियम के साथ 2 क्लोराइड हैं। तो मान लिया मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रोंशियम, ये तो आ गया। इसके साथ 2 क्लोराइड आ गए तो एक क्लोराइड तो यहाँ आ गया और एक क्लोराइड यहाँ आ गया। स्ट्रोंशियम क्लोराइड ने तो स्थान ले लिया पूरा, ये जगह खाली रह गई। तो क्या हुआ कि 2 सोडियम क्लोराइड के तो अणु बाहर निकल गए, लेकिन उसके स्थान पर एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड आया और उसमें क्लोराइड ने, इसके 2 थे, ये 2 बाहर निकल गए थे। इन 2 के स्थान पर तो ये 2 आ गए, लेकिन 2 सोडियम के स्थान पर एक स्ट्रोंशियम आया है। ये यहाँ पर स्ट्रोंशियम नहीं आ पाएगा। क्यों? अब जब ये स्थान खाली है तब ये क्रिस्टल उदासीन है, न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पर +2 आवेश पूर्ति हो रही है।
तो ये स्थान खाली रहेगा। ये जो दोष उत्पन्न हो गया ये अशुद्धता के कारण हुआ है। और यहाँ पर कितने सोडियम क्लोराइड के स्थान पर कितने स्ट्रोंशियम क्लोराइड आए, या ये कहें कि कितने सोडियम आयन के स्थान पर कितने स्ट्रोंशियम आयन आए। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि 2 के स्थान पर 1 आया है, तो 2 सोडियम आयन हटे और उसके स्थान पर 1 स्ट्रोंशियम आयन आ गया, तो 1 स्थान खाली रह गया, तो 1 खाली रह गया, ये इसके बराबर है। अगर यहाँ से 10 सोडियम क्लोराइड आयन हट जाते, अणु हट जाते, तो उसके स्थान पर 10 सोडियम क्लोराइड, तो इसका मतलब 10 सोडियम आयन, और 10 सोडियम आयन होते तो 5 स्ट्रोंशियम क्लोराइड आते, 5 स्थान खाली बच जाते। तो खाली स्थान की कितनी संख्या हो जाती, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के बराबर ही होती। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम आयन के स्थान पर स्ट्रोंशियम आ जाते हैं, 2 सोडियम के स्थान पर 1 स्ट्रोंशियम आयन आ जाता है तथा 1 स्थान रिक्त रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना स्ट्रोंशियम आयन हम डालेंगे उतने ही स्थान रिक्त रहेंगे। हमने इसके अंदर 1 स्ट्रोंशियम आयन डाला था तो 1 स्थान खाली रह गया। 10 सोडियम क्लोराइड हटेंगे, उसके स्थान पर 5 स्ट्रोंशियम आयन डालेंगे तो 5 स्थान खाली रह जाएंगे। अतः इस दोष में रिक्त स्थानों की संख्या स्ट्रोंशियम आयनों की संख्या के बराबर होगी। तब ये दोष उत्पन्न होगा। अब इसी प्रकार का एक उदाहरण और हो सकता है। एक उदाहरण और इसी प्रकार का लेंगे हम, यही अनुपात, इसी प्रकार का अनुपात होना चाहिए। तो दूसरा अन्य उदाहरण, तो सोडियम क्लोराइड के स्थान पर तो हम ले सकते हैं AgCl, और स्ट्रोंशियम क्लोराइड के स्थान पर आता है CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। ये भी, इसमें भी इसी प्रकार का दोष उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से हमने ये सारे दोष पढ़ लिए। तो सारे दोषों में मुख्य रूप से दोष 3 प्रकार के हैं, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और अशुद्धता। स्टोकियोमेट्रिक के 4 प्रकार हैं, रिक्तिका, अंतराकाशी, फ्रैंकल, शॉटकी। नॉन स्टोकियोमेट्रिक के 2 हैं, धातु अधिक्य, धातु न्यूनता। धातु अधिक्य के फिर 2 प्रकार हैं, रिक्तिका के कारण धातु अधिक्य या अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थल पर आ जाए। धातु न्यूनता का एक ही है, अशुद्धता का एक ही है। तो इस तरीके से अपना ये पूरा जो ठोस है उसके अंदर किस प्रकार की अपूर्णताएं हो सकती है, किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब अगले टॉपिक में इसके विद्युतीय गुणों के बारे में और चुंबकीय गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके जो जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो बहुत बनेंगे। तो एक एक लाइन इस ठोसों में पूर्णता है इसकी इम्पोर्टेंट है, और बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कंपटीशन के हिसाब से भी और बोर्ड के एग्ज़ाम के अनुसार भी। तो अच्छी तैयारी आपको करनी चाहिए।